हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर को आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। यह इसका सेकेंड पार्ट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि it applies only on microscopic bodies, and the principle states that for a particle of atomic dimensions in motion, it is impossible to determine both the position and the momentum simultaneously with perfect accuracy। यानी यदि एक एटॉमिक डायमेंशन का पार्टिकल है तो उसकी स्थिति तथा संवेग को एक साथ एक ही समय में पूर्ण रूप से यथार्थपूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। एंड ही स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टनिटी डेल्टा एक्स इन मोमेंटम एंड द अनसर्टनिटी in position and uncertainty in momentum is equal to h cross by 2. Here delta x is the uncertainty in position and delta px is the uncertainty in momentum, and that is equal to h cross by 2. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके बाद हमने किया था एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। देयर आर मेनली 4 एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। द फर्स्ट वन इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। दूसरा था आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब है थर्ड है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। और फोर्थ है आपका नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। तो पहली 2 एप्लीकेशंस डिस्कस हो चुकी हैं, अगली 2 एप्लीकेशंस को हम आज करा रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा ज्ञात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरल आवर्ती दोलक या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं। एज यू नो, द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ ऑसिलेटर विच मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन, जो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। और उस पर लगने वाला उसकी कंडीशन क्या है, किस प्रकार से वो सिंपल हार्मोनिक होगा। उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है यानी रेस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। माइनस साइन बता रहा है कि इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, मीन पोजीशन की। यानी पार्टिकल यदि इधर मूव कर रहा है तो जो बल की दिशा होगी वो इस साइड होगी, यानी उसके विपरीत दिशा में होगा। सो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है यहाँ पर, बल नियतांक, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं हम इसकी कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहाँ के का मान क्या है, m ओमेगा स्क्वायर। एज यू नो, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। सो द टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। Here px is the momentum and omega is angular frequency. Now let the हमें निकालना क्या है, क्या निकालना चाहते हैं हम, मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करने का अर्थ है कि उसकी जो पोजीशन की वैल्यू और मोमेंटम की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए। यानी उसमें अब हम यहाँ से उसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E minimum is equal to delta px square by 2m plus half of m omega square delta x square, यानी that is the minimum value of energy of simple harmonic oscillator। अब मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, क्या तरीका है हमारे पास निकालने का, वो है कि यदि हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दें तो हमारे पास वो पोजीशन आ जाएगी, उस पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी जिस पोजीशन पर आकर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऊर्जा मिनिमम होती है।
तो हम क्या करते हैं, इससे पहले सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ई मिनिमम जो है, जो उसकी मिनिमम ऊर्जा है, वो दो पर डिपेंड कर रही है, डेल्टा पी एक्स पर और डेल्टा एक्स पर। तो हम इसको एक उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके पी एक्स स्क्वायर को हम डेल्टा एक्स स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। So therefore delta px is equal to h cross upon 2 delta x. So replace delta px by this relation. So put the value of delta px from equation number 3 to equation number 2. So E minimum comes out to be h cross square by 2m to 4 delta x square plus half m omega square delta x square, और h cross square upon 8m डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी या मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसको डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो ई डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल्टा एक्स, और डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास क्या आता है, डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8m इंटू -2 डेल्टा एक्स की पावर -3 प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा एक्स। डिफ्रेंशिएट करने से मिला, यहाँ से हमने क्या करना है, डी कंडीशन क्या है, डी ई मिनिमम अपॉन डी एक्स कम्स आउट टू बी 0, सो पुट इट ओवर 0। 0 पुट करते ही ये आ गया हमारे पास। सो डेल्टा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स की वो वैल्यू आ गई जिस वैल्यू पर एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को समीकरण 5 से समीकरण 4 में रखते हैं। तो ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m, डेल्टा एक्स स्क्वायर की जगह रखा हमने एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, डेल्टा एक्स स्क्वायर था, डेल्टा एक्स स्क्वायर की जगह आ गया एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। अब हम यदि इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/4 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1/4 एच क्रॉस ओमेगा। सो द मिनिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ एच क्रॉस ओमेगा। सो देयरफॉर द 0 पॉइंट एनर्जी और शून्य बिंदु ऊर्जा या मूल स्तर की ऊर्जा सरल आवर्ती दोलक की क्या प्राप्त हो रही है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा। इसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं प्रूव करने के लिए। यहाँ हमने सिंपल हार्मोनिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाला है, इसी को हम आगे जाकर श्रोडिंगर इक्वेशन से भी निकालेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। इसको निकालने के लिए जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बोहर थ्योरी में, बोहर थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट देन इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट देन इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, और यदि वो हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में आता है तब वो एनर्जी को एमिट करता है। वो जो एनर्जी रेडिएट करता है वो एनर्जी किसके बराबर होगी, बोर थ्योरी के अनुसार E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। उन दोनों ऊर्जा स्तरों के एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के अंतर के बराबर की एनर्जी फोटोन के रूप में रेडिएट होती है। ये दिया था बोहर्स थ्योरी के अनुसार। बोहर थ्योरी के अनुसार उस जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी जो विड्थ है, जो फ्रीक्वेंसी है वो निश्चित होती है, और वो क्या होती है, न्यू। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो वहाँ से करेक्टरिस्टिक हमें मिल रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, न्यू होती है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार इट हैव सम विड्थ, उसकी नेचुरल विड्थ होती है। कैसे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जहाँ हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी वहाँ हमने सेकंड फॉर्म पढ़ी थी कि सेकंड फॉर्म क्या थी, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम इज इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2।
यहाँ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ डेल्टा ई क्या है, अनसर्टनिटी इन एनर्जी। एज द एनर्जी इज इक्वल टू ई एच न्यू, सो देयर फॉर द अनसर्टनिटी इन एनर्जी कम्स आउट टू बी एच डेल्टा न्यू। यहाँ एच क्रॉस नहीं है बेटा, यहाँ पर एच न्यू है, ये एच न्यू है। क्या है ये एनर्जी, क्या है हमारी, एच न्यू। नाउ एज वी नो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो वहाँ उसका जो स्टे ऑफ टाइम है, वो जो लाइफ टाइम है वो कितना होता है। आप सभी जानते हैं कि उसका जो स्टे है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10⁻⁻8 सेकेंड है, ये लाइफ टाइम है। उसके बाद वो अपने आप हायर ऑर्बिट से वापस अपने मूल स्तर में आ जाता है। सो डेल्टा टी जो है अनसर्टनिटी इन टाइम है, वो है हमारी 10⁻⁻8 सेकेंड। सो पुट इट ओवर हियर, यहाँ हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी। अब डेल्टा ई क्या है हमारे पास, डेल्टा ई है हमारे पास एच डेल्टा न्यू। एच क्रॉस की जगह हम रख सकते हैं एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा न्यू बराबर है 1/4 पाई × 10⁻⁻8 सेकेंड। यदि हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 7.96 × 10⁻6 हर्ट्स, या 7.96 × 10⁻6 पर सेकेंड। इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन इज नॉट फिक्स। ये निश्चित नहीं है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कुछ विस्तार है, और वो कितना विस्तार है, डेल्टा न्यू का है। इट मीन्स या तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू माइनस डेल्टा न्यू, या होगी न्यू प्लस डेल्टा न्यू। सो ये जो विस्तार है ये निर्भर किस पे करता है, निर्भर करता है कि उसका लाइफ टाइम वहाँ पर कितना है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं कि वर्णक्रमीय रेखाओं की करेक्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ना होकर वो क्या होती है, उसमें एक विड्थ होती है या स्वाभाविक विस्तार होता है। यहाँ आकर आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल का आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे हम एक नए आर्टिकल के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू।